सी सेट, यूपी टेट और अन्य सारे टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैथ का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। तो ये सीरीज़ मेरी एक काफ़ी लॉन्ग टर्म सीरीज़ होने वाली है, जिसमें मैं सीजीपी, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको हर जो ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ सेशन, जो कि है 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 31 क्वेश्चन है। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? इसमें जो क्वेश्चन है उसमें है संख्याओं का योगफल। जो विपरीत फलक है ना, उनकी संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये देखिए कि विपरीत फलक होते क्या हैं। जैसे एक फलक यहाँ है, एक फलक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसके विपरीत क्या होगा? ये वाला होगा। इसका विपरीत ये वाला होगा। तो इसमें देखिए कि 7 किसका हो सकता है? 2 1 3 होगा और 3 6 9 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 3 4 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, 1 6 7 हो रहा है। तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सिर्फ देखना है कि किससे 7 सारे फलकों का 7 जो योगफल है वो निकलना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। किसमें शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए? तो इसका आंसर है डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में, कौन सी क्रिया विधि आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या है कि उस पर कौन कौन से आप उपागम लगा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। यह बी है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। सी ऑप्शन है 2D आकारों को छांटना। और डी है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो पहले तो जो 2D आकार है उसे क्या करेंगे हम? पहले तो छांटेंगे। तो पहले नंबर पे आएगा छांटेंगे उसको, तो यहाँ आएगा ए। अब उसमें क्या होगा कि विभिन्न आकार के जो कि 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर आएगा 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना और 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलाना। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है बी डी ए सी। मतलब इसका है ऑप्शन ए, सी ए बी डी। पहला होगा सी, दूसरा होगा ए, फिर है बी, फिर है डी, जो का इसका सही क्रम है। पहले क्या करेंगे? छांटेंगे। उसका छांटने का क्या होगा? जो क्रम शुरू होगा वो है सी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2D आकारों की भुजाओं का अवलोकन करके उनकी विशेषता निकालेंगे, उनकी क्वालिटीज़ निकालेंगे किस तरीके से हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक मतलब होता है कि डायग्नोस करना, उस चीज़ को किस तरीके से आप उसे ट्रीटमेंट देना। जैसे डॉक्टर एक ट्रीटमेंट देता है ना, तो उसका निदान करता है किसी भी बीमारी का। तो वो है ए, संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। डी है प्रगति पत्रक को भरना। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, उसकी जो मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसमें उसे क्या समझ नहीं आया, तो ये क्या है, अगर वो शिक्षक अच्छे से समझता है तभी तो उसका निदान दे सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता।
या राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है? ऑप्शन सी, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। या डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता। तो पहला तो ये तो है नहीं कि जोड़ गुणा नहीं कर सकता। अब बाधा डालने के लिए भी नहीं होगा, उसे भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो मैथ्स में भाषा का क्या है, उसे संख्याओं को नहीं समझ सकता। तो ऑप्शन डी इज राइट कि जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसे में जोड़ करना है या घटाना है, गुणा या भाग, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक समोच्च चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। विकर्णों की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो ये है D1 और ये है D2 डायमीटर। जो विकर्ण होते हैं ना वो। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट में होता है, हमें इसका विकर्ण निकालना है तो इसका होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसमें है 1/2 D1 स्क्वायर पर इसका भुजा निकालेंगे तो इसमें है 8 प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, फिर इसका है 36। अब इसका इज इक्वल्स टू करके 1/2 और इसमें कितना हो जाएगा प्लस करके 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। और जो कि भुजा है ना 5 सेंटीमीटर आ गई। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। अब 4 इंटू 5 कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो आंसर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कराने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी इज हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। या ऑप्शन सी इज आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी इज इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो बच्चों को बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करता है पढ़ाना। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होते हैं उन्हें बहुत छोटे लेवल से ही समझाना शुरू करता है, तो वो अपने आसपास की वस्तुओं को बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। तो उसे क्या करना चाहिए शिक्षक को कि अपने आसपास जो ये वस्तुएं, डस्टर है, उसकी हथेली है, चौक है, बोर्ड है, उन चीज़ों को स्पष्टीकरण करते हुए बताना चाहिए कि ये किस आकृति के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 38। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथनों में वो कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन बी, आंगिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों का लिखने का तरीका, कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप में विज्ञान या उसे पढ़ाने की विधि। तो ऑप्शन ए, आंगिक प्रश्न को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। कोई भी जब अंकगणित का प्रश्न होता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट का जो एक प्रश्न मतलब जो लेसन होता है उसमें क्या करता है बच्चे को उसका रूल्स बताना, उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उन चीज़ों को बताना कि वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो एलसीएफ का यही है, ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक शिक्षक कक्षा से पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? अब इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। इस ऑप्शन सी इज राइट, इसमें है कौन सा जो निरूपण है ना वो गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब इसमें है इसका क्या है 4,07,988 होता है, ये तो आपको भी पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं या शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, सरल अवलोकन द्वारा, या शिक्षार्थी मैट्रिक की इकाइयों के संबंधों को समझते हैं। अब ये क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो बताइए आप किस तरीके से क्रम में लगाओगे।
तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही पहले छोटी चीज़ से, क्योंकि बच्चे को सिखाना होता है ना, शिक्षक को उसे खुद नहीं सीखना, उसे बच्चे को सिखाना होता है, तो बहुत छोटी लेवल से शुरू करता है। तो इसमें क्या है कि सरल अवलोकन द्वारा, अब सरल अवलोकन क्या है, बहुत ही सरल अवलोकन द्वारा वो शुरू करेगा। ऑप्शन सी, इसमें क्या है कि अमानक। ऑप्शन बी, उसके बाद क्या है मानक, और उसके बाद है डी जो मैट्रिक का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए बी डी सी है जो, सॉरी सी, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। तो सी बी ए डी इसका जो है डी ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यदि एक ऑपरेटर इस सिंबल्स को जो निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है, अब इसमें क्या कर रहा है वो कि 4 और 3 को लिखा हुआ है 4 + 5 + 6, 5 और 4 को लिखा हुआ है = में 5 + 6 + 7 + 8, और यहाँ 6 + 4 को लिखा हुआ है 7 + 6 + 7 + 8 + 9। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इसको किस तरीके के लिखेगा। अब इसमें पहला तो ये है कि n है, उसमें तो संख्या दी हुई है, अगर हम उसको n मान लेते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा n + 1, n + 2, n + 3। अब जो है n + 8 है, ठीक है। तो यहाँ आएगा जो आंसर है ऑप्शन सी 8n + 28, ठीक है। अब आते हैं हम 43 क्वेश्चंस पर। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, ठीक है, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करें। बच्चे को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। इसमें है जो गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड में पाठ्यवस्तु में इस तरह के सुझाव समझने में शिक्षक की सहायता करती हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों में कक्षा में स्थान देती हैं। ऑप्शन बी इस चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन सी इस आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। या ऑप्शन डी इस निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। इसमें यह है कि जो वस्तु पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती हैं फिसलती हैं, तो उन्हें एनसीईआरटी के जादू के शीर्षक देकर क्लास सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने की सहायता करती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। तो सोचिए आप एक मैथ के टीचर हैं, तो उसके लिए आप में क्या होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, वो तो होनी ही चाहिए। अधिकतर सूत्रों को याद करना, तो दैट इज़ नॉट राइट कि आप सारे सूत्रों को याद कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी सवालों को हल करना ना जीना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा राइट है, बाकी सारे राइट ही हैं। पर जो हमें एफिशिएंसी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है कि हम जब शुरू करते हैं उसमें जी है ना कि हमें सबसे अच्छा देखना होता है। सारे ऑप्शन सही होते हैं पर उनमें से जो भी एफिशिएंट है, आपको जो और ठीक लग रहा है उस ऑप्शन को आप टिक कीजिए। तो ऑप्शन डी इज राइट। कुछ आमों का भार 2 किलो और 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो पर 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, अभी आप बताइए। अब ये बताइए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 kg में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम। इसमें है कि 2 kg 600 ग्राम। अब 2 kg में क्या होगा, इसमें 2 का इंटू हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2000। अब प्लस कितना 6 ग्राम, अब ये कितना हो जाएगा 2600, 2600 ग्राम हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका 1000 हो जाएगा 1 ग्राम का, और इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा 140 ये ग्राम। इनमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा, कहाँ है ये वाला आ जाएगा 1115 ग्राम।
उसको अगर हम किलोग्राम में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 kg 150 ग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित में पाठक पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कि कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती हैं। ये परिवर्तन किया गया है कि एक कबाड़ बेचने वालों और यात्रा करने के बारे में जानकारी के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, ऑप्शन सी इज कि उन्हें अलग से समझाने के लिए, या ऑप्शन डी इज दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें और रोचक बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इज राइट। उन्हें क्या है, रेगुलरिटी में, जो कि उन्हें उनके आसपास जो भी चीज़ हो रही है ना उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें बच्चों को नहीं पता होता, आप उन्हें बड़ी बड़ी कहानियाँ बताएं, बड़े बड़े लोगों के बारे में बताएं, उन्हें नहीं पता, ठीक है, वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। अगर आप उनके आसपास की चीज़ों को लेंगे ना तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने में कंफर्टेबल रहेंगे। तो 46 का है डी, आंसर इज करेक्ट। अब आते हैं 47। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति की निरूपण करता है। तो ये ग्राफ क्या निरूपण कर रहा है आप बताइए, इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज। प्राइजेस पहले इतने हैं, अब वो क्या है, दाम बढ़ने के दाम घटने शुरू हो रहे हैं, दाम घटने शुरू हो रहे हैं। इसका क्या है, पहले बढ़े हैं फिर घटे हैं, ठीक है। इसका क्या है कि पहले तो यहाँ थे फिर घटे हैं, घटे हैं, घटे हैं, बढ़े हैं, बढ़ के भी घटे हैं। अब इसमें क्या ग्राफ चल रहा है, ऐसे ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है कि भाई पहले तो 0 थे, अब 2 हो गए, अब 4 हो गए, अब 5 हो गए। ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन पर आते हैं। भिन्नों की तुलना बढ़ाते समय जिस अंश समान है, जैसे कि 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा, यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है। ये ऑप्शन बी इज रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। ऑप्शन सी इज रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं समझता, या रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो ऑप्शन डी इज राइट कि वो उनमें तुलना नहीं जानता, उनमें तुलनात्मक जो एक एफिशिएंसी है ना उस चीज़ को नहीं जानता। तो उसमें क्या है कि अभ्यास नहीं किया है, तो ये तो गलत है। परिणाम की समझ नहीं है, वो भी गलत है। अंश और हर की अवधारणा को नहीं समझता, तो ये भी गलत है। वो उनमें तुलना करना नहीं जानता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक ने डैश शुरुआत कर सकता है। उन्हें आसपास की वस्तुओं से भिन्न भिन्न भागों की पहचान कराना, भिन्न अंशों और हर की पहचान कराना, संख्या रेखा भिन्न का पता लगाना। तो ऑप्शन ए इज राइट। उन्हें आसपास की वस्तुओं के भिन्न भिन्न भागों पर की पहचान कराना। माचिस के तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। इसमें है चरण 1, चरण 2 और चरण 3। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अब इसमें ये देखिए कि ये दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में है 6, एक में है 10, 1 2, इसमें आएंगी आपकी 62 15 में, 15 चौके 15 का 4 में, अगर क्या है 4 4 जो है ना प्लस हो रही हैं। अब 15 में कितनी प्लस हो जाएंगी 4, 15 जो पैटर्न आएगा उसमें 4 होगा तो कितनी होगी 60, और 2 है ना वो अलग से होंगी, 62 हो जाएगा, ठीक है। 14 × 4 15 6 + 6 62। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए। तो यह है कि आयत की लंबाई है वो l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। मतलब मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, l/2 होगी। इसमें आंसर भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि l/2 ही मानी है। इसमें आयत की नई लंबाई कितनी हो जाएगी 2l है। क्या बोल रहा है कि वो आयत की लंबाई है ना वो दुगनी कर दी जाए, तो 2l हो गई। अब इसे परिमाप निकालना है ना, तो 2l + l/2 हो गया, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें क्या आएगा 5l, इसका आंसर आ रहा है जो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं 52 क्वेश्चन पर। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है।
इसमें षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी कि इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक में षटभुज होता है। ऑप्शन सी इसके एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ऑप्शन डी कि इसके 2 षटभुजाकार फलक होती हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो ये तो 6 आयताकार फलक होते हैं, गलती है। इसमें क्या है कि एक बिंदु से मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं 53 कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 9000 संख्याएं होती हैं 4 अंक वाली। ठीक है। अब आती है 54 पर कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये और ये, एक ये आकृति दी हुई है, एक ये आकृति दी हुई है। इसमें दिया है कि एक इकाई का 3/4 है और तो इसका 1/1/2 क्या होगा, मतलब इसका 3/2 क्या होगा। तो इसमें है ये, तो इसका तो नहीं भी होगा, ये तो गलती है क्योंकि इनका पूरा 4 हो रहा है। अब इसका क्या है, ये कितना होगा, ये 2 हो रहा है। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं हम कि इसका कितना होगा, ये तो दोनों एक ही हो जाएंगे। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मिलाते हैं हम, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा एक, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया हाफ। इसका हो गया मतलब 2, इसका हो गया 2/1/2। तो हमें क्या निकालना है, 1/1/2। अब 1/1/2, इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। तो ऑप्शन डी इज राइट। एक इकाई का है 3/4। मान लीजिए इकाई है x और x का 3/4 2 जो चित्रों की संख्या में प्रयोग किया गया है और ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस करने के लिए आप कितने फॉर्मूलेस लगाएंगे। ठीक है। आप थोड़ी सी अपने आप में ना इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एफिशिएंसी रखते हो। ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या है कि एक संख्या आपको दी गई है, उसके सन्निकट हजारवा मान क्या होगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ऐसे ना। तो जो हजारवा मान है ना वो क्या होगा, इसका सन्निकट हजारवा। तो हजारवा होगा 50,000। ठीक है। क्योंकि जो वो दिया है ना, वो दिया है 49,532। ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये तो पीछे वाला है और ये भी पीछे वाला और ये भी पीछे वाला है। तो सन्निकट मान क्या होगा, 15,000। अब क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये डी दिख रहा है ये आपको। 22 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 4 का वर्ग होगा 16 और 16 का भी वर्ग कितना होगा, तो वो होता है 256। ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं 57 कि निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से देखिए। नई दिल्ली है, निगमन, आगमन, आगमन, निगमन, मतलब नई दिल्ली से निगमन हो रहा है, आ रही है, फिर इसमें जा रही है, और फरीदाबाद में आगमन हो रहा है, निगमन भी हो रहा है, और मथुरा में इसका आगमन हो रहा है। बस है वो जो बस 1 है और बस 2 है और बस 3 है, ये बसें हैं। और इनमें से पूछा गया है कि कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम वक्त लेगी। तो बस नंबर जो है 3 वो सबसे कम समय लेगी। वो क्यों लेगी आपको बताओ। बस 1 दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा समय, बस 1 को कितना समय लगेगा, 5 घंटे 25 मिनट लगने वाले हैं। दूसरी को 5 घंटे 40 मिनट लगने वाले हैं। जो तीसरी है ना, 5 घंटे 10 मिनट लगने वाले हैं। तो बस 3 का सबसे कम समय लगेगा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई तालिका में त्रुटि ज्ञात करनी है। अब ये तो ऑब्वियसली गलती है, त्रुटि तो बिल्कुल गलत है कि ये इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। किसी बच्चे का ये मतलब किसी बच्चे ने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसमें ये त्रुटि दिखी है, इसमें ये गलती दिखी है, तो शिक्षक को मतलब क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि लघुत्तम समावर्त और विलासा की अवधारणा को समझाने की बच्चे की सहायता करें, या बच्चे से कहें कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे, या इसमें से किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वो बच्ची जब बड़ी होगी वो खुद ही समझ जाएगी। नहीं, तो डी ऑप्शन है प्रत्येक बिंदु के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो इसमें है कि बच्ची, ए ऑप्शन इज राइट। उसमें क्या है कि उसकी अवधारणा बच्चे को है ना अवधारणा समझाने की बच्चे की सहायता करें। तो ऑप्शन ए इज राइट। 59 है कि विकास 56 विद्यार्थियों को कक्षा में गणित पढ़ाता है, उसके विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद उसके फीडबैक दिया जाए तो वो प्रभावी होगा। अब 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब इसमें है क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक 10
बच्चों के लायक एक कमरा है और उसमें 56 बच्चे बिठाने हैं, 56 बच्चे बिठाने हैं और उनको टेस्ट लेकर उन्हें फीडबैक भी देना है कि वो किस तरीके से अच्छे से फीडबैक दे ही सकें। ठीक है, बच्चों को बताना है कि वो किस तरीके से उन्होंने किया है और उससे तुरंत के तुरंत उसको रिजल्ट भी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं कि वह यादृच्छिक रूप से किसी की एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। ऑप्शन बी है कि वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से उत्तर जांच करने को दे। ऑप्शन सी है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे उसमें अपने उत्तरों को जांचें। या ऑप्शन डी है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर तक पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी होगी। तो आपको बताइए कौन सा सही लग रहा है। मेरा आंसर है ना वो है डी, क्योंकि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करता है कि वह किन तरीकों का मतलब उन्हें क्या है सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन वो बच्चे खुद अपना देखें कि किस तरीके से उन्होंने जो क्वेश्चन है ना वो किस तरीके से सॉल्व किया है और किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस एक दूसरे की जांचेंगे तो ऑब्वियसली कोई गलत होगा, कोई अपनी फ्रेंड्स को अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, अगली सीरीज में मिलेंगे। एक शिक्षक आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की योजना बनाता है क्योंकि आकार किसी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होती है और इस तरह से भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। या बी ऑप्शन ए, उससे समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाए और उसे अवकाश की उपलब्ध कराने। तो ये तो गलत होगा कि बच्चों को आप घुमाने मत ले जाओ, उसका पहले सिलेबस कंप्लीट कराओ, दैट इज नॉट गुड राइट। तो ऑप्शन सी है कि वह गणित में रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण पर जो कौशलों में विकास होगा, स्किल्स में डेवलप होगा। तो नंबर डी है क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए इसीलिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि जो कि वास्तुकला होती है ना, हमारे जो हिस्ट्री में थी, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है और काफ़ी सारे हिस्ट्रिकल प्लेस है ना, उनमें क्या है कि इतने अच्छे तरीके से उनमें आकृतियों को दिखाया गया है, बनाया गया है और बहुत ही प्यारे तरीके से है ना हमारी हिस्ट्री में जितने भी वास्तुकला जो शिल्प हैं जो पत्थरों से बनाए गए हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो वो क्या है कि उनसे भ्रमण के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ये रही मेरी सीरीज़ कंप्लीट हुई, अगली सीरीज़ में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको और भी मैथ्स रिलेटेड, EVS रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और बोलें कि मुझे ये वाली चाहिए, तो उसी पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।